हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीके अवेयरनेस। तो फ्रेंड्स, ये वेव ऑप्टिक्स का दूसरा लेक्चर है और हमने वेव ऑप्टिक्स का पहला लेक्चर कवर कर लिया है। तो आई होप फ्रेंड्स आपने वेव ऑप्टिक्स का पहला लेक्चर देख लिया होगा और उसके सारे कॉन्सेप्ट भी समझ लिए होंगे। ठीक है, तो आज वेव ऑप्टिक्स का दूसरा लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं और वेव ऑप्टिक्स का दूसरा लेक्चर भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। पहले अगर आप लोग कोई नए स्टूडेंट हो तो उनके लिए भी ये डिस्कस कर लेते हैं कि वेव ऑप्टिक्स के पहले लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स के पहले लेक्चर में फ्रेंड्स हमने न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी स्टडी कर लिया था और हाइगेंस वेव थ्योरी भी डिस्कस कर लिया था और ये भी जान लिया था कैसे न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी फेल हो जाती है और हाइगेंस वेव थ्योरी आती है। ठीक है, इसके बारे में वेव ऑप्टिक्स के पहले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है फ्रेंड्स। ठीक है, और आप चाहते हैं कि वेव ऑप्टिक्स के कई लेक्चर आएँ और आप देखें, तो उसके लिए अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो में डालूँ, कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और कोई भी वीडियो आपकी स्किप ना हो और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर को स्टार्ट। फ्रेंड्स, हाइगेंस प्रिंसिपल पढ़ते हैं, यानी हाइगेंस सिद्धांत पढ़ते हैं। हाइगेंस ने कुछ प्रिंसिपल दिए थे, सिद्धांत दिए थे और उन्होंने कहा था कि अगर हमारी वेव थ्योरी को मानना है तो हाइगेंस प्रिंसिपल को समझना होगा, जानना होगा, याद करना होगा। ठीक है, और उसको मानना ही होगा, क्योंकि अगर आप हाइगेंस प्रिंसिपल को मानेंगे तभी लाइट्स के फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ठीक है, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हाइगेंस प्रिंसिपल क्या है? तो सबसे पहले हाइगेंस प्रिंसिपल उन्होंने पहला वेव फ्रंट के बारे में बताया था। वेव फ्रंट यानी तरंगाग्र। तरंगाग्र क्या होता है, वेव फ्रंट क्या होता है, उसको समझते हैं। ठीक है, तो पहले डिफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ ए मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। ठीक है, चलिए देखिए, डिफिनेशन से तो पढ़ के हम लोग को कुछ भी नहीं समझ में आया, तो पहले डिफिनेशन में जो टर्म्स है उसको क्लियर कर लेते हैं, फिर डिफिनेशन पे आएंगे। ठीक है, देखिए डिफिनेशन में कुछ टर्म्स, जैसे कि देखिए फेज है, सबसे पहला है फेज टर्म। पहले फेज को समझ लेते हैं, उसके बाद हम डिफिनेशन पे आएंगे कि डिफिनेशन क्या कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले फेज समझ लेते हैं कि फेज क्या होता है। देखिए, आपने पहले भी आपने देखा तो होगा पहले वेव का इक्वेशन कैसा होता है। वेव का इक्वेशन कुछ इस तरह से होता है, y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस एक्स। ठीक है, कुछ इस टाइप में आपने वेव इक्वेशन तो देखा ही होगा, कुछ इस टाइप में होता है। ठीक है, तो इसमें फेज किसको कहते हैं हमें ये समझना है। ठीक है, तो इस टाइप के इक्वेशन में जो साइन के साथ जो एंगल लगा होता है, यानी कि ओमेगा टी प्लस एक्स, इसी को कहते हैं फेज यानी कि कलर। ठीक है, तो आपने वेव के इक्वेशन में देखा होगा, आपने इसमें नहीं देखा होगा तो आपने अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में देखा होगा, उसमें फेज आता था। ठीक है, तो यानी कि आप ये समझ सकते हैं, अगर आप फेज अब तक नहीं जानते तो ये समझ सकते हैं कि जब इस टाइप के इक्वेशन रहते हैं तो जो साइन के साथ जो एंगल लगा होता है उसी को कहते हैं फेज। ठीक है, इसमें यानी कि इसको ओमेगा टी प्लस इसी को कहेंगे फेज। ठीक है, तो इसमें x क्या है और y क्या है और t क्या है, ये सब समझ लेते हैं। ठीक है, तो x है जो वो वेव का डिस्प्लेसमेंट होता है, x वेव का डिस्प्लेसमेंट होता है। y क्या होता है, y पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है और t क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, t तो आप जानते ही हो, कहीं भी t होता है तो टाइम होता है। ठीक है, तो इसमें अगर फेज को पहले समझ लेते हैं कि ये x क्या होता है, वेव का डिस्प्लेसमेंट होता है, t क्या होता है, टाइम होता है। तो अभी भी फेज से मतलब है, तो यानी कि इतना ही को हम समझ लेंगे तो काफ़ी है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो साइन के साथ जो एंगल लगा होता है, यानी कि ओमेगा टी प्लस एक्स, यहाँ पर इसी को कहते हैं फेज। ठीक है, इस टाइप के इक्वेशन आएंगे, यानी वेव का इक्वेशन आएगा या अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन आएगा, तो जिसमें ओमेगा टी प्लस एक्स जो होता है उसी को कहते हैं फेज। तो आई होप फ्रेंड्स आपको फेज अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब फेज समझ में आ गया होगा तो फ्रेंड्स आपको अब ये जो डिफिनीशन है वो भी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, हमने फेज समझ लिया है, हमने फेज समझ लिया। अब फ्रेंड्स, अब अपने हिसाब से हम अपने तरीके से आपको समझाएंगे वेव फ्रंट यानी तरंगाग्र। उसके बाद देखिएगा आपको ये डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं होगी, जब आप
पूरा तरंगाग्र वेव फ्रंट हमारी तरह से समझ चुके होंगे तो आपको डिफिनेशन खुद तो खुद याद हो चुका होगा। तो ठीक है, तो हमने फेज का कॉन्सेप्ट समझ लिया। ठीक है, तो वेव फ्रंट किसे कहते हैं, अब हम चलेंगे अपने वेव फ्रंट को समझने, जो कि बहुत ज़्यादा आसान और इंटरेस्टिंग भी आपको लग रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले हम एक पॉइंट सोर्स लेते हैं। ठीक है, पॉइंट सोर्स यानी कि सोर्स हो, लाइट का सोर्स हो, यानी कि लाइट सोर्स और पॉइंट के आकार, जिसे क्या क्या कहेंगे, पॉइंट सोर्स। यानी कि पॉइंट सोर्स है, यहाँ से क्या लाइट्स इमिट्स हो रही है। ठीक है, तो इनके अनुसार वेव के रूप में इमिट्स होती हैं। हाइगेंस के अनुसार हमने पढ़ा था, अगर पॉइंट सोर्स है तो वेव के रूप में इमिट्स होंगी लाइट्स, ऐसे 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 मान लीजिए कि वेव के रूप में इमिट्स हो रही है। तो देखिए, ये बोर्ड आप जानते हैं कि 2D है, यानी कि 2D है, और ये पॉइंट सोर्स है। तो पॉइंट सोर्स आप कहीं रखेंगे तो 2D तो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि मेरा हैंड है, यही अगर पॉइंट सोर्स है तो 2D नहीं 3D हो रहा है। देखिए हैंड है तो 2D नहीं 3D हो रहा है। तो जो वेव निकल रही है इसमें आपको 2D दिख रहा होगा क्योंकि वो 2D है, लेकिन आप पॉइंट सोर्स तो 3D में रखेंगे। तो आप देखिए ऐसे वेव निकलेगा, ऐसे वेव नीचे ऊपर सारे जगह निकलेगा। यानी कि मेरे कहने का यही मतलब है कि जो पॉइंट सोर्स है, याद कर लीजिए कि 3D में रखा हुआ, ना कि 2D में। ठीक है, यानी कि ऐसे की ओर वेव आएगा, पीछे की ओर भी वेव जाएगा, इस साइड भी वेव जाएगा, इस साइड भी वेव जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे यानी कि सारे जगह वेव जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इनके अनुसार लाइट्स कैसे चलती है, वेव के रूप में चलती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ लिया वेव ऐसे चलती है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो एक पार्टिकल है, इस वेव तो पार्टिकल, एक पार्टिकल है इस वेव में, वो टाइम t1 पर, यानी कि पॉइंट सोर्स रखने के बाद टाइम मान लेते हैं कि एक पॉइंट ए टाइम t1 पर पॉइंट ए तक हम वेव पहुंचा हुआ है। ठीक है, ये वेव यहाँ तक पहुंचा हुआ है टाइम t1 पर, यानी कि यहाँ टाइम t1 पर पॉइंट ए तक वेव पहुंच गया है। ठीक है, यहाँ तक हम ये समझ लेते हैं। ठीक है, और और यहाँ इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं कि x है। ठीक है, इसकी डिस्टेंस जो ये x डिस्टेंस तक पॉइंट ए पहुंचा है टाइम t1 पर। ठीक है, तो पॉइंट ए का अगर हम फेज निकाले, फेज किस टाइप में था, ओमेगा टी प्लस एक्स, इस टाइप में क्या था, फेज था। ठीक है, तो अगर पॉइंट ए का फेज निकालेंगे तो कैसे आएगा, ए इज इक्वल टू ओमेगा टाइम t1 पर t1 प्लस एक्स की जगह तो एक्स हमने डिस्टेंस एक्स ही माना है, तो एक्स, यानी कि देखिए पॉइंट ए का फेज हमने निकाल लिया। ठीक है, अब इसी प्रकार पॉइंट बी का निकालते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट बी है, पहुंचा है टाइम t1 पर ही एक्स डिस्टेंस एक पॉइंट बी भी पहुंचा है। ठीक है, बी पहुंचा है दूसरे स्थान पे। ठीक है, दूसरे जगह पहुंचा है, और पॉइंट ऐसे मान, ठीक है, पॉइंट बी का निकालते हैं फेज। तो पॉइंट बी का फेज निकालेंगे तो क्या होता है, ओमेगा टी भी मान लेते कि टी वन ही यहाँ पे t1 प्लस ये डिस्टेंस भी क्या है, एक्स है। इसी प्रकार मान लेते कि एक पॉइंट सी है, वो भी टाइम t1 पर एक्स डिस्टेंस ही पहुंचा है, ये पॉइंट सी है। ठीक है, ये वाला पॉइंट मार्कर हल्का चल रहा है, आप देख लीजिए, ये पॉइंट सी है। ठीक है, पॉइंट सी एक्स डिस्टेंस t1 टाइम पे एक्स डिस्टेंस तक चला है, तो अगर पॉइंट सी का फेज निकाले तो क्या आएगा, ओमेगा टाइम क्या है, t1 प्लस एक्स। इसी प्रकार देखिए, अगर पॉइंट डी लेते हैं, अगर डिस्टेंस एक्स ही हो, टाइम t1 ही हो, तो डी का भी क्या हो जाएगा, ओमेगा t1 प्लस एक्स। ठीक है, इसी प्रकार अगर सारे पॉइंट एक्स ही डिस्टेंस चले टाइम टी पर, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, टाइम t1 पे ही x डिस्टेंस चले, तो सारे जो पॉइंट्स होंगे उनका फेज क्या हो जाएगा, ओमेगा t1 प्लस एक्स ही होगा, अगर आगे भी कोई पॉइंट लेंगे तो। ठीक है, अगर हम ऐसा लेते हैं तो आप अगर इस सारे पॉइंट जो ए बी सी डी, जो हमने सारे पॉइंट्स बनाए जिसका फेज सेम है, ठीक है, जिसका फेज, जो पॉइंट का फेज सेम है, उस सारे पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो क्या बनेगा। ठीक है, सारे पॉइंट को मिलाते हैं, देखिए मान लीजिए सारे पॉइंट को मिलाते हैं, यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स हमने वहीं तक लिया है। ठीक है, सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सर्कल नहीं बनेगा, स्फेरिकल बनेगा, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि जो पॉइंट सोर्स है वो 3D में, 2D में नहीं है। अगर 2D में होता तो ये सर्कल बनता, पर 3D में हमने बताया कि जो पॉइंट सोर्स है वो 3D में, इसलिए अगर आप इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ऐसे पॉइंट सोर्स है और सारे वेव निकला हुआ है, चारों ओर वेव निकला हुआ, तो अगर सारे
जिस पे जिस पॉइंट पे फेज सेम आ रहा है, फेज सेम आ रहा है, जिस पॉइंट्स पे फेज सेम आ रहा है, अगर उस सारे पॉइंट्स को मिलाते हैं तो एक स्फेरिकल बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? स्फेरिकल बनेगा। और उसी स्फेरिकल को क्या कहते हैं? वेव फ्रंट कहते हैं, यानी तरंगाग्र कहते हैं। यानी कि फ्रेंड्स फिर से बता देते हैं कि तरंगाग्र किसे कहते हैं। तरंगाग्र उस एक ऐसा लोकस होता है, एक ऐसा पाथ नहीं, एक ऐसा लोकस होता है कि उस लोकस पे स्थित सारे पॉइंट जो होते हैं, उस सारे पॉइंट्स को जो होता है फेज समान होता है, फेज एक बराबर होता है, सबका फेज इक्वल होता है, उसी पूरे लोकस को क्या कहते हैं? वेव फ्रंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने वेव फ्रंट समझ लिया। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने आपको एक पॉइंट सोर्स लेके एग्जांपल बताया था कि पॉइंट सोर्स लेते हो तो क्या बनता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। लेकिन आप पॉइंट सोर्स से कुछ भी ले सकते हैं। जरूरी है क्या कि आपको जो लाइट होगी वो पॉइंट सोर्स हो, कुछ भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे आपको जो वेव फ्रंट समझाने की कोशिश की है उसके लिए पॉइंट सोर्स दिया है। ठीक है, तो फिर से सुन लेते हैं कि वेव फ्रंट क्या होता है। एक ऐसा लोकस होता है कि उस लोकस पे स्थित, एक ऐसा लोकस किस लोकस पे स्थित जो सारे पॉइंट होते हैं, उस सारे पॉइंट के फेज क्या होते हैं? समान होते हैं, उसी लोकस को क्या कहते हैं? वेव फ्रंट यानी तरंगाग्र कहते हैं। तो यानी कि फिर से और डेफिनेशन देखिए, आपको बिल्कुल आसान लगेगा और आप याद नहीं करेंगे, आप खुद से याद हो चुका होगा। क्या? it is the locus of all point of a medium, it is the locus of all point of a medium which are vibrating in same phase। यानी कि इस जो इस पॉइंट पे वाइब्रेट कर रहे हैं वो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए फेज क्या है? सेम है। तो उसी पूरे लोकस को कहते हैं वेव फ्रंट यानी कि तरंगाग्र। ठीक है, तो हमने यहाँ पे याद करने की ये बात है कि हमने यहाँ पे क्या लिया है? पॉइंट सोर्स लिया है। तो उसके लिए जो वेव फ्रंट यानी तरंगाग्र बनना है वो स्फेरिकल बन रहा है। ठीक है, तो किसी और प्रकार का लेंगे तो किसी और प्रकार का बनेगा, तो इसे कहते हैं वेव फ्रंट्स। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वेव फ्रंट्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा और उनका पहला प्रिंसिपल वेव फ्रंट के बारे में था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब तो ये तो रहा वेव फ्रंट्स, अब चलिए हम दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा प्रिंसिपल उनका क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं हाइगेंस प्रिंसिपल, जो उनका दूसरा प्रिंसिपल क्या था, दूसरा प्रिंसिपल पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल है द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। क्या समझ में आए? फिर से पढ़ लेते हैं। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, यानी इसकी जगह आप बस ये वेव भी समझ सकते हैं कि वेव, इस पूरे की जगह आप वेव, प्रोपगेशन ऑफ वेव का मतलब क्या होता है कि जो वेव की चलने की जो दिशा होती है, ठीक है, तो उसे कहते हैं प्रोपगेशन ऑफ वेव। फिर आप डायरेक्ट अगर वेव लेके यहाँ पे समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। द डायरेक्शन ऑफ वेव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, यानी कि जो वेव की डायरेक्शन होती है, यानी कि वेव जिस दिशा में चलता है उसके परपेंडिकुलर होता है वेव फ्रंट यानी कि तरंगाग्र। ये एक उन्होंने प्रिंसिपल बताया था और उसको मैं मानना भी है। ठीक है, कि the direction of wave propagation of wave is always perpendicular to wave front। ठीक है, तो इससे आपको एक चीज़ तो हिंट मिल जा रहा है। आपको इससे क्या हिंट मिल रहा है? आपको इससे ये हिंट मिल रहा है कि आप कोई भी अगर लाइट सोर्स ले लेते हैं, पॉइंट सोर्स हो या कैसा भी सोर्स हो, या कहीं से भी लाइट इमिट्स हो रही है, तो आप उसका वेव फ्रंट आसानी से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? मान लीजिए कि लाइट्स ऐसे आ रही है, तो आप जानते हैं कि जिस वे से लाइट्स आती है उसके परपेंडिकुलर होता है वेव फ्रंट, क्योंकि इनकी प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल से आप बना सकते हैं। तो लाइट अगर ऐसे आ रही है तो आप उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और कहेंगे वही वेव फ्रंट है। यानी कि इनके दूसरे प्रिंसिपल से हमें क्या हिंट मिल रहा है? इनके दूसरे प्रिंसिपल से हमें यही हेल्प भी मिल रहा है और हिंट भी मिल रहा है कि हम किसी भी प्रकार की लाइट सोर्स हो या कैसा भी लाइट्स इमिट हो रही हो तो उसका वेव फ्रंट हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि लाइट अगर ऐसे आ रही है तो आप जान सकते वेव फ्रंट ऐसे है, क्योंकि हमने तो पढ़ लिया है कि जो वेव का प्रोपगेशन ऑफ वेव होता है वो वेव फ्रंट के ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। तो अगर प्रोपगेशन ऑफ वेव ऐसे है तो वेव फ्रंट ऐसे है, अगर वेव फ्रंट पर प्रोपगेशन ऑफ वेव ऐसे है तो वेव फ्रंट ऐसे है। यानी कि वेव फ्रंट इससे हम बना सकते हैं इनकी इस दूसरे प्रिंसिपल से। ये तो बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। चलिए यही बहुत आसान है। और तीसरा आप चलते हैं, तीसरा उन्होंने क्या बताया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स इनका तीसरा प्रिंसिपल है, यानी कि इनका तीसरा इन्होंने बताया था टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, यानी कि वेव फ्रंट के प्रकार, तरंगाग्र के प्रकार। ठीक है, वेव फ्रंट के टाइप्स। ठीक है, तो वेव फ्रंट्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है कि अगर लाइट सोर्स कैसा हो? पॉइंट के आकार का हो।
तो हमने पढ़ा था अभी अभी हमने वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट कैसे समझा था, पॉइंट सोर्स ही लिया था। तो आप जान चुके होंगे, फिर से बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि अगर जो लाइट का जो सोर्स अगर पॉइंट के आकार का होगा तो कैसा वेव फ्रंट बनता है, स्फेरिकल बनता है। ठीक है, तो पहले याद कर लीजिए, यहाँ पे हम समझाएंगे नहीं क्योंकि हमने वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट ही समझा था पॉइंट सोर्स से। यानी कि पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट अगर रहे तो आप कैसा बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। ठीक है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, वेव फ्रंट है आप, ठीक है, सॉरी, ठीक है। यानी कि अगर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट यानी कि लाइट जो है पॉइंट सोर्स रहे तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है, ये पहला है। ठीक है, और दूसरा टाइप्स क्या है, ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर अगर कैसे रेज इनफाइनाइट से आ रही है, देखिए ये रेज पॉइंट अगर पॉइंट ऐसे रहेगा तो वेव ऐसे 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 हमने बताया था। पर अगर आप ये समझो जो रेज होती है वो इनफाइनाइट से आए तो कैसा बनेगा वेव फ्रंट। ठीक है, तो अगर रेज इनफाइनाइट से आती है तो हम जानते हैं कि रेज इनफाइनाइट से कैसी आती है, रेज इनफाइनाइट से पैरेलल आती है। यानी कि अगर दूसरा है कि सोर्स एट इनफाइनाइट, यानी जो सोर्स हो, पॉइंट जो भी सोर्स हो इनफाइनाइट पर होगी तो कैसी रेज आती है। हम जानते हैं कि इनफाइनाइट पे अगर सोर्स होता है मीन्स इनफाइनाइट से रेज कैसी आती है, पैरेलल रेज आती है। और हम जानते हैं, हमने इसके पहले वाले में जो हमने पढ़ा था प्रिंसिपल, उससे हम लोग क्या हिंट मिल रहा था कि हम वेव फ्रंट बना सकते हैं। तो हम जानते हैं कि इनफाइनाइट से कैसी रेज आती है, तो पैरेलल रेज आती है। ठीक है, हे भगवान, इनफाइनाइट से पैरेलल रेज आती है ऐसे आएगी। और हम जानते हैं कि प्रोपेगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होता है वेव फ्रंट, यानी कि प्रोपेगेशन ऑफ वेव अगर ऐसे है तो इस वेव फ्रंट क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। यानी कि अगर सोर्स इन्फिनिटी पे है तो इसके परपेंडिकुलर हम लोग ऐसे वेव बना सकते हैं, वेव फ्रंट बना सकते हैं। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि सोर्स इनफाइनाइट पे हो तो ऐसे आप वेव फ्रंट बनाएंगे, या तो अगर रेज कैसे भी पैरेलल हो तो ऐसे ही वेव फ्रंट बनाएंगे, क्योंकि इनफाइनाइट से रेज कैसी आती है, पैरेलल आती है। तो ये तो रहा दूसरा। ठीक है, और हम समझेंगे तीसरा, यानी कि लीनियर सोर्स रहे, कैसा सोर्स, ये सब सोर्स की बात हो रही कि सोर्स कैसा रहे तो वेव फ्रंट कैसा बनता है। ठीक है, अगर लीनियर सोर्स रहे, लीनियर सोर्स यानी कि सोर्स ऐसा रहे, मीन्स सोर्स ऐसा रहे और इससे इधर भी वेव जाए, इधर भी वेव जाए, इधर भी, अब देखिए वेव के रूप में चल रहा है, ये मैं सोचिए, ठीक है, वेव के रूप में चल रहा है, इधर भी जाए, इधर भी जाए, इधर भी जाए, इधर भी जाए, इधर भी जाए। हम जानते हैं कि कैसे भी रेज जाएंगे उसके परपेंडिकुलर ही हमें क्या बनाना है, वेव फ्रंट बनाना है। तो सिर्फ इधर इधर नहीं जाएगा, इधर भी आएगा, क्योंकि 2D में है। तो हम 3D में अगर आपको समझा रहे हैं तो इधर भी आएगा, उधर भी जाएगा। जैसे मान लीजिए यही लीनियर है तो इधर भी वेव जाएगा, इधर भी वेव जाएगा, इधर भी वेव जाएगा। तो फिर कैसा बनेगा, अगर ये ये क्या लीनियर है, लीनियर जो सोर्स है वो लीनियर है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसके परपेंडिकुलर हमें बनाना हो तो हम क्या करेंगे, एक सिलेंड्रिकल बनाएंगे तो उसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बन जाएगा। यानी कि आप यहाँ से ये याद कर सकते हैं कि अगर लीनियर सोर्स, अगर सोर्स हो लीनियर हो तो वेव फ्रंट क्या बनता है, सिलेंड्रिकल बनता है। ठीक है, और अगर सोर्स इन्फिनिटी पे हो तो पैरेलल रेज आएंगे तो उसके परपेंडिकुलर हम वेव फ्रंट बना देंगे। और दूसरा, पहला तो आपने पहले ही समझ लिया था कि पॉइंट सोर्स हो तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। तो उन्होंने यही टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट के बारे में समझाया था। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रिंसिपल के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं फोर्थ क्या था, फोर्थ इनका प्रिंसिपल क्या था। ठीक है, पहले समझते हैं। एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट एक्ट्स एज सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। इसको समझने के लिए हम फिर से क्या लेंगे, एक लाइट सोर्स लेंगे, किस प्रकार, पॉइंट लाइट सोर्स लेंगे। ठीक है, और इसको समझेंगे। वैसे बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा, फिर भी समझा देते हैं। ठीक है, फिर से पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट लेंगे। ठीक है, पॉइंट सोर्स लिया, हम जानते हैं कि पॉइंट सोर्स में वेव फ्रंट कैसा बनता है फ्रेंड्स, पॉइंट सोर्स में वेव फ्रंट बनता है स्फेरिकल। ठीक है, ये हमने बना लिया पॉइंट सोर्स, हमने वेव फ्रंट भी बना लिया कि इसका वेव फ्रंट क्या है, स्फेरिकल है। तो इसमें यही कहा गया है कि जो स्फेरिकल पे हम जानते हैं कि जो पॉइंट्स होते हैं वो सेम फेज में क्या होते हैं, वाइब्रेट करते हैं।
तो इसमें कहने का इसका यही मतलब है कि जो वेव फ्रंट पे स्थित जो प्रत्येक पॉइंट है, जो प्रत्येक पॉइंट है, फिर से यहाँ पे जैसे यहाँ पे इस पॉइंट से डिस्टर्बेंस हुआ तो वेव फ्रंट बना, फिर यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वहाँ से फिर से डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है, फिर से डिस्टर्बेंस होता है जिसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, ठीक है। और यहाँ जैसे यहाँ डिस्टर्बेंस हुआ तो वेव फ्रंट बना, तो यहाँ डिस्टर्बेंस होता है तो क्या बनता है, वेवलेट्स बनता है, ठीक है। और वो जो वेवलेट्स होती है किस वेव से मोशन, वेवलेट्स जो होती है वो जो किस स्पीड से मोशन करती है, जिस स्पीड से ये जो वेव चली रहती है, ये जो वेव चली रहती है उसी स्पीड से जो इस पॉइंट से वेवलेट्स निकलती है उसी स्पीड से चलती है, ठीक है। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, वेवलेट्स कहते हैं, वेवलेट्स, ठीक है। यानी कि जो गोलू है इसे क्या कहते हैं, वेवलेट्स कहते हैं। सॉरी यहाँ पे क्रिस नहीं होता है, ठीक है। एवरी पॉइंट्स ऑन ए वेव फ्रंट, यानी कि ये वेव फ्रंट है, एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट एक्ट्स एज सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। यहाँ से फिर से जैसे एक पॉइंट ये सोर्स है तो फिर से ये भी एक सोर्स के प्रकार काम करने लगती है, और ये फिर से यहाँ पे डिस्टर्बेंस होता है जिसे कहते हैं सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, और फिर से यहाँ वेवलेट्स बनाती है, क्या बनाती है, वेवलेट्स। और इस वेवलेट्स को जो वेवलेट्स मतलब यहाँ से वेवलेट्स बनाती है, ठीक है। यही इनके फोर्थ में कहने का यही मतलब, जो वेवलेट्स बनाती हैं वो किस स्पीड से मोशन किस स्पीड से चलती हैं, जिस स्पीड से ये वेव चली रहती है और वेव फ्रंट बनाई रहती है उसी स्पीड से यहाँ पे फिर से चलती है वेवलेट्स, यानी कि इसको कहते हैं वेवलेट्स, ठीक है। और यहाँ पे फिर से डिस्टर्बेंस होता है उसे कहते हैं सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, यानी कि एवरी पॉइंट्स ऑन ए वेव फ्रंट्स एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो फोर्थ बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलेंगे फिफ्थ प्रिंसिपल की ओर। चलिए फ्रेंड्स अगला स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अब चलेंगे फिफ्थ प्रिंसिपल की तरफ, हाइगेंस के फिफ्थ प्रिंसिपल की तरफ। फिफ्थ प्रिंसिपल की हाइगेंस के फिफ्थ प्रिंसिपल की हेल्प से हम क्या समझ सकते हैं, यानी कि हाइगेंस ने इस प्रिंसिपल की सहायता से हमें ये बता रखा है कि हम एक के बाद जो दूसरी वेव फ्रंट है वो कहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने अपने इस प्रिंसिपल की हेल्प से ये बता रखा है, ठीक है। यानी कि इस प्रिंसिपल की हेल्प से हम एक के बाद जो दूसरी वेव फ्रंट हो वो कहाँ पे बनेगी उसको हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स लेंगे, ठीक है। आप कोई भी सोर्स लेते चलिए, हम यहाँ पे पॉइंट सोर्स लेंगे। मान लीजिए पॉइंट सोर्स है, ठीक है, और ये इसकी वेव फ्रंट है, कैसी है, स्फेरिकल है, ठीक है। हम जानते हैं कि पॉइंट सोर्स रहती है तो वेव फ्रंट कैसी बनती है, स्फेरिकल है, ठीक है। और वेव फ्रंट पे स्थित जो सारे पॉइंट्स होंगे हाफ ही हम करके आपको, चलिए ठीक है, वेव फ्रंट पे जो स्थित जो सारे पॉइंट्स होंगे वो क्या सेकेंडरी डिस्टर्बेंस के प्रकार काम करेंगे, यानी ऐसे फिर से डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। और यहाँ वेवलेट्स बनेंगी, जो कि हमने आपके पिछले प्रिंसिपल बताया, वेवलेट्स बन गई, ठीक है। फिर यहाँ पे स्थित एक पॉइंट होगा, फिर सेकेंडरी डिस्टर्बेंस के प्रकार ये पॉइंट काम करेगा और फिर से यहाँ पे वेवलेट्स बनेंगे। इसी प्रकार पूरे आपके जो इस वेव फ्रंट पे क्या एक एक वेवलेट्स बनेंगी, ठीक है। तो कहा द कॉमन टेंजेंट ऑन ए सेकेंडरी वेवलेट्स, यानी जो वेवलेट्स हैं इन वेवलेट्स का जो कॉमन टेंजेंट है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये बाहर की डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो कॉमन टेंजेंट होती है वो क्या होती है, हमें वही वेव फ्रंट कहलाती है। यानी कि एक के बाद दूसरा वेव फ्रंट हम ऐसे ही बना सकते हैं कि जो वेव फ्रंट पे स्थित जो पॉइंट होती है वो सेकेंडरी वेव डिस्टर्बेंस की प्रकार काम करेंगी, यहाँ से फिर से डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। और जो वेव होती है किस स्पीड से चलेंगी, जो इस वेव का स्पीड होगा वही यहाँ जो सेकेंडरी डिस्टर्बेंस होगा इस वेवलेट्स का क्या होगा, स्पीड होगा, ठीक है। तो उस स्पीड से यहाँ पे डिस्टर्बेंस होगा, फिर डिस्टर्बेंस होगा तो वेवलेट्स बनेंगी, और सारे वेवलेट्स का अगर हम कॉमन टेंजेंट ले ले फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो वही क्या, न्यू, उससे ही कहेंगे न्यू वेव फ्रंट कहेंगे। यानी कि द कॉमन टेंजेंट ऑन सेकेंडरी वेवलेट्स इज फॉरवर्ड डायरेक्शन गिव्स न्यू वेव फ्रंट, यानी कि हमें नया वेव फ्रंट बना सकते हैं, ठीक है। एक के बाद दूसरा वेव फ्रंट कहाँ बनेगा उन्होंने बता रखा है, ठीक है। तो इसे कैसे निकाल सकते हैं कि अगर आपको मान लीजिए कि टाइम t इज इक्वल टू टाउ पर, सपोज दैट t इज इक्वल टू टाउ पर हमें नया वेव फ्रंट बनाना है,
तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं, हम जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड होता है, ठीक है। तो यही तो हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, मानते हैं कि टी इज इक्वल टू टाउ पर नया वेव फ्रंट बनाना है। नया वेव फ्रंट यहाँ पे है, यानी कि इस डिस्टेंस वेव फ्रंट यहाँ पे, यानी कि इस डिस्टेंस को निकालना है। तो t इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, जिस टाइम पे हमें निकालना है और वो स्पीड, ठीक है, जो वेवलेट की स्पीड होती है। तो मान लेते हैं कि टाउ t इज इक्वल टू टाउ पर हमें नया वेव फ्रंट बनाना है, तो टाउ हो जाएगा एंड इनटू क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। हम जानते हैं कि वेवलेट किस स्पीड से आगे मोशन करती है, जिस स्पीड से ये जो वेव आगे मोशन की रहती है। यानी कि अगर मान लेते हैं कि जो ये वेव है वो v स्पीड से मोशन करती है, तो ये भी v स्पीड से ही आगे मोशन होगी। तो यानी कि d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ इंटू वी। यानी कि हमें ये डिस्टेंस मिल गया और इसी यानी कि हम इस डिस्टेंस को निकाल लेंगे तो समझ जाएंगे कितने डिस्टेंस पे अगला वेव फ्रंट बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहा आपको पांचों प्रिंसिपल। तो फ्रेंड्स ये तो रहा 5 प्रिंसिपल। तो फ्रेंड्स देखिए रहा पांचों प्रिंसिपल। अब इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि उनके 5 ही प्रिंसिपल थे और पांचों प्रिंसिपल हमने समझ लिया। अब इस लेक्चर को यही समाप्त कर लेते हैं और ये भी जान लेते हैं कि अगले लेक्चर में क्या हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगले लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे हाइगेंस वेव थ्योरी से, और इसमें इसका हम लोग हाइगेंस प्रिंसिपल की यूज़ करेंगे, यानी कि उस हाइगेंस प्रिंसिपल की हेल्प लगेगी उसको एक्सप्लेन करने में, ठीक है। तो अगर आप हाइगेंस प्रिंसिपल को अच्छी तरह से समझ लिए, पांचों प्रिंसिपल को समझ लिए, तो जो अगला लेक्चर आने वाला है रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करने वाला हाइगेंस वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और हम वैसे हाइगेंस वेव थ्योरी ने लाइट के कई फिनोमेना को एक्सप्लेन किया, लेकिन हमारे जो सिलेबस है उसमें सिर्फ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को ही एक्सप्लेन किया गया। तो इसलिए हम अगले लेक्चर में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन और परावर्तन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, हाइगेंस वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, और उसमें ये यूज होगा हाइगेंस प्रिंसिपल, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको हाइगेंस प्रिंसिपल के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे और वीडियो आपको पढ़ते वक्त मज़ा भी बहुत आया होगा। फ्रेंड्स उसके लिए एक लाइक तो बनता है, तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत चला जाए और कोई भी वीडियो स्किप ना हो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। बाय, थैंक यू।